तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट दिख नहीं रहा है। राहुल कुमार जी खुशी का राज पूछ रहे हैं। आप लोगों के सामने उपस्थित है, यही खुशी का राज है। आप लोग भी उपस्थित रहिए, लाइव रहिए। ये बड़ा खुशी क्या मिलेगा। कुमारी माया जी, जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। राहुल कुमार जी, तो चलिए जुड़ जाइए। हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो घर्षण का मान सबसे कम होता है कौन सा घर्षण का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण। आंसर क्या हो जाएगा? लोटनिक घर्षण। अगला प्रश्न देखेंगे। अश्व अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही यानी कि घोड़े पर सवार व्यक्ति के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? यानी कि घोड़ा चलाता हुआ व्यक्ति अगर अचानक घोड़ा चल दे तो उसके गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो विराम का जड़त्व, यानी कि रुका हुआ घोड़ा अगर अचानक चल दे तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं, जिसके कारण घोड़ा पर जो अश्वरोही होता है वह गिर सकता है। और अगर चलता घोड़ा अगर अचानक रुक जाए तब जाके अश्वरोही अगर गिरे तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या होता है? यानी कि जल के पृष्ठ पर लोहे क्यों नहीं तैरते हैं? तो इसका कारण होता है कि लोहे का घनत्व अधिक होता है जल के घनत्व से। तो यहाँ पर देखेंगे, और ये जो दिया गया है यह आर्किमिडीज आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार दिया गया आंसर इसमें। लोहे के द्वारा विस्थापित जल लोहे के द्वारा विस्थापित जल जल में जब हम रखते हैं लोहे को, तो लोहे के द्वारा जो विस्थापित होता है जल, यानी कि जल जो उस पर से हटता है, सतह पर से हटता है, उसका भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है। लोहे के भार से कम होता है, जिसके कारण लोहा पानी में डूब जाता है। और अगर विस्थापित जल जो है इसका भार अगर लोहे के भार के बराबर होगा, लोहे के भार के बराबर होता तो यह नहीं डूबता। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर दांतों के डॉक्टर के द्वारा परी परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कि दांतों के डॉक्टर जो है वह दांतों के परीक्षाधीन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आंसर? अवतल दर्पण। आंसर यहाँ है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखेंगे। पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल जो है यह एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु क्या है? वायु मिश्रण है। वायु मिश्रण है। और पित्तल क्या है? तांबा और जस्ता का। तांबा तांबा यानी कि कॉपर, और जस्ता यानी कि जिंक, जेडेन, इसका मिश्रण क्या है? पित्तल। पित्तल, और पित्तल क्या होता है? मिश्र धातु होता है। जबकि वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आंख का अंदरूनी आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है वह क्या कहलाता है? तो दृष्टि पटल कहलाता है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहलाता है। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है? रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो ऐसे जनरल अगर कहा जाए तो
सतह पर, पृथ्वी के सतह पर तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन पहाड़ों पर अगर जाएँगे तो दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाएगा, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही क्या हो जाएगा? उबलने लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बॉयल नियम। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल का नियम जो है वो किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल के नियम में क्या होता है कि तापमान जो होता है वो नियत होता है। तापमान नियत होता है। बॉयल के नियम में तापमान नियत होता है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो द्रव की बूंद की गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। और द्रव के अणुओं के बीच जो बल लगता है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, उस बल को क्या कहते हैं? कल हम लोग प्रश्न में देखे थे, कोहेसिव बल कहते हैं। कोहेसिव बल। कोहेसिव बल। कोहेसिव। कोहेसिव बल। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट किधर गति करती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तब इसका प्रत्यक्ष भार जो होता है वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। तो आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसका प्रत्यक्ष भार जो होता है वास्तविक भार से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह वहन करता है, आवेश को वहन करता है। और कैसा आवेश? तो ऋण आवेश। ऋण आवेश यूनिट को वहन करता है। एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है, ऋण आवेश। और प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन वह क्या करेगा? वह धन आवेश वहन करेगा, धन आवेश। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है, क्यों? तो परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला और गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, नोट का उपयोग नोट का उपयोग नोट का उपयोग किसमें करते हैं? नोट का उपयोग तो जलयानों की गति मापने में। जलयानों की गति मापने में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा विकिरण। गामा विकिरण सबसे हानिकारक है मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन एक पदार्थ है, प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुंबक तरंगों का वेग, निर्वात में विद्युत चुंबक तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप के दो गेंद टकराने में समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग। संवेग का संरक्षण होता है, संवेग का। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति, पृथ्वी की भ्रमण गति जो होता है वो कितना होता है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। 26.8 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला। प्रश्न है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेल जो जमता है वह किस क्रिया के कारण होता है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजनीकरण के कारण तेल जमता है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेल का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, असंतृप्त तेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के कारण हाइड्रोजनीकरण के कारण हाइड्रोजनीकरण के कारण तेल जमते हैं। हम प्रश्न को एक दो बार रिपीट करेंगे, आंसर को भी रिपीट करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बस याद हो जाएगा। हिमांशु कुमार यादव जी, गुड नाइट। अभी तो क्लास बहुत बाकी है और अभी आप जा रहे हैं, गुड नाइट अभी ही कर रहे हैं। राजनंदिनी जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एचपीडी है, वन लाइनर है, इसीलिए इसको बस प्रश्न को देखना है एक बार और सुनना है और याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लाना है, प्रश्न भी रिपीट होते जा रहा है। तो देखिएगा अगला प्रश्न, आप लोग बस जुड़े रहिए। देखिए प्रश्न, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाता है, यानी घड़ी स्लो हो जाता है और इसका अवधि जो है वह बढ़ जाता है। तो आवर्तकाल के बारे में थोड़ा देख लेंगे, लोलक के बारे में। टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल जो होता है, टी बराबर होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। एल हो गया लंबाई, लंबाई हो गया। यहाँ पर प्रश्न है क्या? किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, जैसे यहाँ पर लंबाई है, लंबाई को अगर हम बढ़ाएंगे तो अवधि बढ़ जाएगी। लंबाई यहाँ अगर बढ़ाएंगे तो ये टी है, टी क्या है? अवधि है, यानी कि आवर्तकाल है। टी टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल है। तो यहाँ अगर एल बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टी जो है, टी क्या है? टी समानुपाती है अंडर रूट एल बाई जी के, एल बाई जी के। तो यहाँ पर एल अगर बढ़ाएंगे तो ये टी भी बढ़ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा एल बाई जी। तो टी बढ़ाएंगे, एल बढ़ाएंगे अगर, तो टी का मान भी बढ़ेगा और टी बढ़ाएंगे तो एल का मान बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत, रॉकेट का जो कार्य है उसका सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है वह कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बार एक बार एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिनोल, फिनोल का जिंक पाउडर, जिंक इसका होता है रासायनिक प्रतीक जेडेन। जिंक पाउडर के साथ आशवन करने पर, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आशवन करने पर, आशवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन, बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन, बेंजीन प्राप्त होता है। फिनोल का
फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन, बेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग, पायरोमीटर का उपयोग, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है किस राशि को मापने में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उच्च तापमान को। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए। हम हर प्रश्न को एक दो बार रिपीट कर ही देते हैं, इसलिए कि आप लोग दो बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। अगर एक बार में याद नहीं हुआ तो दो बार में याद हो जाएगा। आप लोग भी कुछ ऐसे प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए। क्योंकि मेरा पूरा लक्ष्य है कि वन लाइनर प्रश्न है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताने का, और प्रश्न जो बता रहे हैं वो याद करा देना, यही मेरा लक्ष्य है और कुछ नहीं। जो एग्जाम में आए तो आपको टाइम भी ना लगे और टिक कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ गया आवर्तकाल वाला एक और प्रश्न आ गया, देखिए क्लियर हो जाएगा इसमें। जब लोलक घड़ी की लंबाई, जब लोलक घड़ी की लंबाई लंबाई चौगुनी यानी कि चार गुनी किया जाता है, तब उसकी समयावधि, समयावधि यानी कि टी, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, समयावधि यानी कि टी। तो टी बराबर अभी क्या बताए थे कि टी बराबर क्या होता है? 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है आवर्तकाल बराबर, सूत्र होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, यानी कि ये लंबाई है, इसको अगर हम 4 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, तब उसकी समय अवधि क्या होगी? अगर 4 गुना कर दे, जैसे टी बराबर, अगर हम एल ले ले, एल अंडर रूट है, टी बराबर एल, एल का अगर मान हम अगर 4 ले ले, ये अंडर रूट है 4, तो टी बराबर पूछ रहा है, तो रूट में से निकलेगा 4 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, तब उसकी समय अवधि कितनी हो जाएगी? तो दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा कितने दिशा में, डायोड से धारा कितने दिशा में निकलता है? डायोड से धारा जो है, धारा, धारा वो कितने दिशा में बहता है या निकलता है? तो एक दिशा में, डायोड से एक दिशा में धारा निकलता है। डायोड से धारा एक दिशा में निकलता है। एग्जाम्पल में शून्य का टेम्परेचर। घायल शायर जी क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में? प्रियांशु जी, थैंक यू आप लोगों को भी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ, यहाँ पर क्या है? पदार्थ, यहाँ पदार्थ ध्यान देना है। सबसे कठोरतम पदार्थ कहा जा रहा है, तो पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा। और सबसे कठोर अगर धातु की बात आएगी, धातु, धातु क्या हो जाएगा? धातु सबसे कठोर कौन सा होगा? प्लेटिनम होगा, पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और सबसे भारी धातु अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑस्मियम, 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 ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? तो लिथियम, 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 लिथियम। सबसे, सब प्रश्न का रिलेट करके और आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं किस इंजन में? तो पेट्रोल के इंजन में। कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं पेट्रोल के इंजन में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है कितने ताप का? 100 डिग्री सेल्सियस तक का, 100 डिग्री सेल्सियस तक का ताप का प्रयोग करते हैं एक रेडिएशन पैरामीटर में, पैरामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव में डूबी द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल, उत्प्लवन बल निर्भर करता है। यानी कि द्रव में अगर कोई वस्तु डूबी है तो वह किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु के आयतन, यानी कि वस्तु का आयतन क्या है उस पर
और द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर और वस्तु के आयतन पर, वस्तु के आयतन पर और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। और यह उत्प्लावन बल किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, उत्प्लावन बल किसने दिया था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम, भट्टी भट्टी का तापक्रम जो है वह मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर, पायरोमीटर के द्वारा हम भट्टी का तापक्रम मापते हैं, पायरोमीटर के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा उत्प्लावन बल का? आर्कमिडीज हो जाएगा, आर्कमिडीज, आर्कमिडीज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में, यानी कि घड़ी जो जिसमें चाबी भरा जाता है वह घड़ी में कौन सा ऊर्जा स्थित होता है? चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? कौन सा ऊर्जा निहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा निहित होता है। उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा निहित होता है चाबी भरी घड़ी में। या स्थितिज ऊर्जा का और उदाहरण है, जैसे धनुष, खिंचा हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, यानी कि जेनेटिक्स कहा गया, जेनेटिक्स कहा गया? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, आनुवांशिकी कहा गया, यानी कि जेनेटिक्स कहा गया। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा? तो डब्ल्यू वाटसन, डब्ल्यू वाटसन, डब्ल्यू वाटसन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? तो हाइड्रोजन का 71 होता है, 71 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 71% होता है मात्रा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रियांशु जी, सर इतना रात को क्लास क्यों कराते हैं? क्लास में आप देख, थंबनेल में अगर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा कि कितना सारा विषय है, और सबको अगर 30-40 मिनट भी दिया जाए तो कितना समय हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, जब किसी पिंड की गति गति को दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर। संवेग यानी कि संवेग, संवेग मोमेंटम होता है, संवेग का इंग्लिश मोमेंटम, लेकिन इसे पी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुने वेग होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? किसी पिंड की गति, गति को अगर हम दोगुनी करते हैं, जैसे यहाँ पर गति है, इसको अगर हम दोगुनी करेंगे, इसको अगर हम दोगुनी करेंगे तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। तो संवेग कितना हो जाएगा? पी जो है, पी v के समानुपाती है। तो अगर संवेग दोगुना करेंगे तो पी भी, वेग जो है दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा, और संवेग दोगुना करेंगे तो वेग भी दोगुना हो जाएगा। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मॉन्ट्रियल संलेख, मॉन्ट्रियल संलेख, संलेख यानी कि प्रोटोकॉल होता है। संलेख, संलेख का मतलब होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से, ओजोन के अवक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत, यानी कि लोहे का जो है, लोहे का मात्रा सबसे अधिक जो होता है वो प्राप्त होता है हरी सब्जी से। हरी सब्जी, हरी सब्जी को सबसे अधिक स्रोत माना गया है लोहे का। हरी सब्जी से लोहे का स्रोत सबसे अधिक माना गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? क्षय होता है यानी कि निकलता है सामान्यतः कौन सा? पानी, पानी निकलता है, जल निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ज्यादा होती है। रेडियो तरंग की गति प्रकाश की गति से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का सबसे उच्च कैलोरीफिक मान होता है, हाइड्रोजन ईंधन का, ईंधन का। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट बराबर कितना? 1 किलो बाइट बराबर कितना बाइट्स होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग भी पता होगा। नहीं पता है तो देख लेंगे आंसर, याद कर लेंगे, एक दो बार रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण, ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण, परिमाण, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए आप लोग प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, एक गैस के पात्र में जब दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? तो दबाव बढ़ाने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान क्या होता है? सदैव अपरिवर्तित रहता है, यानी कि दबाव बढ़ाने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, का प्रयोग किया जाता है, किसमें करते हैं प्रयोग इसका? रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं, जो कि ओजोन परत के नष्ट का कारण बनता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। और ओजोन परत जो है वह हमें पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलता है, जो हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, उससे बचाता है ओजोन परत, ओजोन परत। और ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी क्या है? जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही है, क्या है? सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका सीएफसी का फुल फॉर्म ही पूछ दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है, मानव किडनी स्टोन में, मानव का जो किडनी होता है उसमें स्टोन होता है, यानी कि पथरी जो हो जाता है, उसमें कौन सा रासायनिक प्रमुख रूप से उपस्थित होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के, किस
तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। यानी कि कौन 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 से रंग के मिश्रण से कलर टीवी में जो होता है रंगीन बनता है, कलरफुल दिखाई देता है, चित्र जो दिखाई देता है कलरफुल, वह किन किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल। और इसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। प्राथमिक कलर में कौन कौन आता है? नीला, हरा और लाल। इसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं, प्राथमिक रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर ऑफलाइन वाले ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब तालाब का बुलबुला जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तालाब का बुलबुला जब सतह पर आएगा तो क्या होगा? आकार का बढ़ जाना, आकार का बढ़ जाना, आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए, यानी कि जब ध्वनि का बात करते हैं तो शोरगुल, शोरगुल यानी कि ध्वनि ही इसका प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक है, यानी कि कारण है शोरगुल, शोरगुल। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, आप लोग भी जवाब दीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कुमारी माया जी, सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि क्यों? प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन पक जाता है क्यों? तो यहाँ पर आंसर क्या है? दाब बढ़ने से। दाब जब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ने के कारण कम समय में भोजन पक जाता है। तो आंसर हो गया, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? अम्ल वर्षा जो होता है वह किस गैस के कारण होता है? किस गैस के कारण होता है? तो SO2, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन बैंक का। प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑफलाइन वाले आप लोग सभी एक्टिव है, लेकिन ऑनलाइन में कुछ ही लोग एक्टिव है। आप लोग भी कमेंट कीजिए ताकि याद हो जाएगा। आंसर तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि कमेंट ना करे। कमेंट कीजिए ताकि याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मॉडल सेट का तो ये लास्ट प्रश्न है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन हो जाएगा आंसर। अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए हैं, आंसर देखने के बाद भी नहीं किए कमेंट। ठीक है। हम्म, क्या? चलिए देखेंगे यहाँ पर, दर्पण के बारे में कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, इसका प्रकृति कैसा होता है, देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु जो है वह कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वही यहाँ पर देखना है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। और इसे अच्छे से अगर समझना है तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसका स्पेशल अलग से वीडियो एक बनाएंगे, जिसमें इसे विस्तार पूर्वक समझाएंगे और फिगर के साथ, जो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और वीडियो जो बनाएंगे उसमें सब रहेगा डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है क्या? वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे हम। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ प्रतिबिंब है। इसमें क्या है? प्रतिबिंब और इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब और प्रकृति।
तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक छोटा सा रफली बनाते हैं दर्पण, दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। देखेंगे यहाँ पर, इसमें ये क्या हो गया, पी यानी कि पोल, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया, फोकस हो गया, यहाँ सी यानी कि वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पर हो गया इन्फिनिटिव यानी कि अनंत हो गया, अनंत हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अनंत पर वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। तो वस्तु जब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर। यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे, यहाँ पर 6 प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, 6 प्रतिबिंब बनता है। तो 6 प्रतिबिंब का हम स्थिति और प्रकृति सब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। जब अनंत पर हो, अनंत पर हो वस्तु, तो उसका फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो गया ये वस्तु हो गया, वस्तु को यू से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब को डी से डिनोट करते हैं। 1 नंबर हो गया। जब अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पर दिया गया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रहेगा, यहाँ पर जब रहेगा वस्तु दूसरा नंबर वाला, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इस प्रतिबिंब से थोड़ा सा ये बड़ा होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र पर बना हो प्रतिबिंब, जब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि केंद्र है सी, तो इसका प्रतिबिंब जो है यह यहीं पर बनेगा और बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पर अगर वस्तु रखेंगे, ये 2 हो गया, ये तीसरा वस्तु हो गया, और ये चौथा वस्तु हो गया। चौथा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये तीसरा का हो गया प्रतिबिंब, चौथा का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब यह केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा और इससे बड़ा बनेगा। ये हो गया 4 नंबर। कितना समझ में आया, आगे का पॉइंट देखेंगे। और जब फोकस पर वस्तु को रखेंगे, 5वां नंबर वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब होगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और ये क्या होगा, बराबर, बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि जैसा जितना आकार का वस्तु है उतना आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और ये दोनों जो है यह बड़ा बनेगा, बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। 5 हो गया। अब छठा देखेंगे, छठा ये फोकस है, ये पोल यानी कि ध्रुव है, तो इसके बीच में अगर रखेंगे वस्तु को, छठा जो वस्तु होगा, छठा वस्तु जो होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये छठा प्रतिबिंब हो गया। और यह कैसा बनेगा, यह बड़ा बनेगा, यह सबसे बड़ा बनेगा, ये सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब 5वां। और छठा जो होगा, ये भी बड़ा होगा। और ये सब जो है क्या होगा, वास्तविक, प्रकृति कैसा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक बनेगा तो छोटा ही बनेगा प्रतिबिंब, क्या होगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक में क्या होता है, ये है, ये एक जो है छठा नंबर वाला प्रतिबिंब, ये काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक। लो इरेजर, काल्पनिक, काल्पनिक। और काल्पनिक जो होगा हमेशा सीधा बनेगा, काल्पनिक सीधा, सीधा, काल्पनिक सीधा और छोटा। यहाँ पर बने, यहाँ पर बड़ा बनेगा अवतल दर्पण, इसलिए उत्तल जब आएगा तो यहाँ पर छोटा बनेगा। क्या बैक कैसे होगा,
फिगर आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए अनंत पर जब वस्तु रखा गया था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? प्रतिबिंब फोकस पर बना था और वास्तविक वास्तविक वस्तु से छोटा बना था, सबसे छोटा। और वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर जब रखा गया, यहाँ अनंत इन्फिनिटी पर रखा गया, यहाँ सी पर रखा गया, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा छोटा बना। अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर। ये क्या है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा इन्फिनिटी के बीच में रखा गया था और ये सी पर रखा गया, तो इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब और प्रकृति वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होगा। वास्तविक जब भी होगा ना तो उल्टा बनेगा, वास्तविक में उल्टा और काल्पनिक में सीधा। अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ई और एफ के बीच जब वस्तु रखते हैं, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है प्रतिबिंब इसका, और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अगला पॉइंट है फोकस पर। जब फोकस पर रखते हैं वस्तु को, तो इसका अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, अनंत पर। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक में हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक में सीधा। जैसे अगर हम कल्पना करते हैं कोई भी चीज, तो कल्पना में कुछ अच्छा ही कल्पना करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक में उल्टा होता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और ये लास्ट वाला पॉइंट है 6 नंबर फोकस तथा ध्रुव के बीच। जब फोकस और ध्रुव यानी कि पोल पोल के बीच अगर रखते हैं वस्तु को, तो दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनने वाला छठा जो होता है प्रतिबिंब, वो कैसा होता है? काल्पनिक। एकमात्र होता है अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन होता है? छठा वाला। और काल्पनिक जब बनेगा तो बोले हैं काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। और अगला जो दर्पण बच गया उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस अवतल